नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत। आज हम जेई मेंस के उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में दिखाई दिए थे पी ब्लॉक से। तो पी ब्लॉक हमेशा से ही जो है वो थोड़ा डिबेटेबल रहा है, कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा ही बच्चों को, इवन टीचर्स को भी, कि इसमें क्या पूछा जाना है और क्या नहीं पूछा जाना है। कारण कि इन्होंने जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया, बहुत क्लियर उसमें, हालांकि मेंशन है उनकी तरफ से तो, परंतु कुछ अनावश्यक सा कंफ्यूजन फैलाया ही जाता है इसके अंदर। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस के अलग अलग शिफ्ट में कुल मिलाकर के पूछे गए। इससे आपको निश्चित तौर पे आइडिया लगेगा कि आपके नीट में या फिर आगे जो आने वाला जेई मेन का सेशन है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या सवाल था। सबसे पहला प्रश्न था 15वें वर्ग का तत्व की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगी जो दुर्बलतम ई बंध बनाता है। मतलब वीक, यहां हमसे जो कहा है कि वीकेस्ट जो है वह ई बॉन्ड का मतलब सेंट्रल एटम बॉन्ड जो है उसकी बात की गई है। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन की हो रही है। नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड तो काफी मजबूत होता है, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो कमजोर रहता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर मैक्सिमम कोवैलेंसी कौन सी होगी? 4 होगी, है ना। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। देखो 6 हो नहीं सकती, 3 इस फैमिली में मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो या तो आंसर 5 आता था या तो 4 आता था। तो देखो आपको कुछ भी ज्यादा अंदाजा नहीं तो भी थोड़ा सा हिंट तो इसमें मिल रहा है कि 4 होना चाहिए ना, क्योंकि 5 में तो फिर कोई बहुत सारे जो है उनकी 5 रहेगी। तो एक स्पेसिफिकली नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है, ऐसी एक लाइन दे रही है एनसीईआरटी के अंदर। उससे प्रश्न ये करने जा रहा हूं, नाइट्रोजन बॉन्ड फास्फोरस से कमजोर होता है। ये बात लिखी भी है, जानते भी है और आती भी है। तो फास्फोरस हो नहीं सकता, तो फिर बचा तो नाइट्रोजन। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, वही प्रॉपर्टीज के ट्रेंड से ही संबंधित प्रश्न है। और कोवैलेंसी 4 होती है, ये प्रश्न पहले भी आपके सामने हमने कराया हुआ है कई बार, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनकरेक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं जो बेसिक नेचर से संबंधित दिख रहा है कि पीएच3 की प्रोटॉन एफिनिटी NH3 से कम है। ये क्षारीय प्रकृति से संबंधित है, क्षारीय प्रकृति से संबंधित है, बेसिक स्ट्रेंथ से संबंधित होता है। आपको ध्यान होगा तो क्षारीय प्रकृति जो होती है वो अमोनिया से और NPSSB BIS तक कम होती है ना, इसमें कमी आती जाती है। तो ये जो लिख रहा है ना कि पीएच3 की प्रोटॉन एफिनिटी कम है, ये सही है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो आपका ट्रू हो जाएगा, है ना। PF3 होता है, NF5 नहीं होता, सबको पता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो निश्चित तौर पर ये ट्रू होगा। NO2 आसानी से डाइमराइज्ड होता है N2O4 में। ये बात जानने के लिए कोई हमको जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये बात आपको इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी दिखाई देती है। वहां परिस्थितियां बताई गई हैं जिससे NO2 और N2O4 के डाइमराइजेशन प्रोसेस को प्रभावित किया जाता है, ली शैटली प्रिंसिपल में, यदि आपको ध्यान हो। और ये भी वेल नोन फैक्ट है कि ये केवल ऑक्सीकारक नहीं है। और रेडॉक्स का एक महत्वपूर्ण सवाल भी है ये कि ये ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है ना। जब कोई तत्व अपनी इंटरमीडिएट काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हो, बहुत मतलब मैक्सिमम भी नहीं हो और मिनिमम भी नहीं हो, तब वो दोनों की तरह ही कार्य करता है। ये एक वेल नोन फैक्ट है, आपको जानकारी होगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहां SO2 जो होता है वो केवल ऑक्सीकारक है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक भी होता है। SO2 है, HNO2 है, इस तरह के जो H2O2 है, ये जो है ना, जिनमें कि ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है ऑक्सीडेशन स्टेट, वह सदैव ही दोनों की भांति यहां पर क्या करते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। ये मालूम होना ही चाहिए, तो यहां पर गलत हो जाएगा, इजी वे में क्वेश्चन हो जाता। अगला, OH के गलनांक कथनांक में उच्च अंतर किस कारण से होता है? हमको मालूम है कि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में रहता है, जबकि सल्फर S8 के रूप में रहता है ना। S8 के रूप में यह इस तरह से जो है वो किस क्राउन शेप के अंदर चला जाता है, और इसीलिए सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, और वो क्या रहता है, आपका गैस रहता है। तो एटोमिसिटी मतलब परमाणविकता, इसको बोलते हैं परमाणविकता। तो ये जो है ना वह इसकी ज्यादा रहती है, इसीलिए इनके गुणों में काफी ज्यादा अंतर नजर आ रहा है ना। तो ये भी मुझे लगता नहीं कि आप नहीं कर पाते, बहुत आराम से इस तरह का कोई भी प्रश्न आगे भी यदि आपके सामने आएगा तो आप कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, इतना लंबा कौन लिखे ऐसा करके, बाकी मूल भावना वही है, मूल फीलिंग वही है क्वेश्चन की। स्टेटमेंट 1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी PV इज ग्रेटर देन SN। आपको ध्यान होगा अभी एक क्लास हमने दी थी जिसमें डिफरेंट ट्रेंड्स बताए थे, और उसमें ये बात फोकस की गई थी कि आयनाइजेशन एनर्जी हो या फिर कि मेल्टिंग पॉइंट हो, उसके अंदर एक सेम ट्रेंड दिखाई देता है कार्बन फैमिली के अंदर, है ना। और वो क्या होता है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और उसके बाद यहां PB और SN आता है। ये
काफी ज्यादा हमने उसमें हाईलाइट किया था स्टेटमेंट, और ये प्रश्न दिखाई भी दिया है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीबी इज ग्रेटर देन एसएन है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कमेंट करके बताइएगा ये चीज हमने वहां डिस्कस की थी, आपको ध्यान आई कि नहीं। तो स्टेटमेंट 1 जो है कौन सी क्लास थी जिसके अंदर हमने आपको पूरे ट्रेंड्स दिए थे अभी हाल ही में पिछले वीक। तो स्टेटमेंट 1 जो है वह करेक्ट है, लेकिन क्या जीई इज ग्रेटर देन एसआई है? नहीं, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वह रॉन्ग है। जैसा कहा गया है कि भैया वो जो टेबल है उनको बहुत अच्छे से कर लेना और उनसे इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वह आपका करेक्ट नहीं है, दिस इज रॉन्ग वन, क्योंकि ऐसा ही ज्यादा दिखाई दे रहा है जर्मेनियम से। और यही ट्रेंड आपको एमपी में भी दिखेगा, मेल्टिंग पॉइंट पर, और आयनाइजेशन एनर्जी में भी ये कॉमन ट्रेंड वहां देखने में आता है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पीबीएसएन से संबंधित, और इसमें कहीं ना कहीं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इंपैक्ट कारण बना था। अगला 15वें वर्ग के तत्व का परमाणु क्रमांक देना है जो कि डी पाई बंध बनाता है और अन्य तत्वों से प्रबल क्षारीय हाइड्राइड। तो देखो भाई, ये बात भी ट्रेंड से ही संबंधित है। अब आपको उस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या सारा करना है कि नहीं, या फिर सर जो बोलते रह रहे हैं कि इनको कर लो वही करना है, वो जवाब आपको खुद ही मिल गया होगा। तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ में कमी आती है। यहां क्या आती है? बेसिक स्ट्रेंथ में कमी आती है। बेसिक स्ट्रेंथ में यहां कमी आती है। अमोनिया से जब हम BH3 की तरफ जाते हैं तो क्षारीय सामर्थ्य में कमी आती है। तो सबसे ज्यादा तो अमोनिया है, अन्य तत्वों से प्रबल क्षारीय हाइड्राइड है जो डी पाई बंध बनाते हैं। तो भाई साहब यहां नाइट्रोजन जो होता है वो डी पाई तो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डी कक्षा की कहां है? अरे डी कक्षा की नहीं है तो कहां से डी पाई पाए? तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो होने से रहा, तो फिर आंसर कौन हो गया? PH3 हो गया, और उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? फास्फोरस का 15। तो आंसर आपका 15 हो गया। प्रश्न समझे? प्रश्न ये था कि ऐसा तत्व हमको बताना है जो डी पाई बंध बना सकता है और उसका हाइड्राइड सबसे ज्यादा क्षारीय हो। तो वैसे तो हाइड्राइड सबसे ज्यादा क्षारीय नाइट्रोजन का होता है, पर नाइट्रोजन डी पाई वाली शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? 15 होगा, क्योंकि फास्फोरस की बात हो रही है, वो डी पाई बंध भी बनाता है और उसका जो हाइड्राइड है वह बेसिक स्ट्रेंथ भी दिखाता है सबसे ज्यादा। अगला 15वें वर्ग पे बहुत जो है फोकस किया गया। तत्व पहले 4 तत्वों के आई दिए गए, उस तत्व की आई पहचाने जो एपेटाइट फैमिली का मेन घटक है। यह प्रश्न बहुत शानदार है, यदि आपको ध्यान हो। एपेटाइट जो फैमिली है ना, एपेटाइट फैमिली यहां पर सीधे सीधे फॉस्फेट को बताती है। इसका संबंध किससे होता है? फॉस्फेट से होता है। यहां कहीं ना कहीं जो इनके प्रकृति में मिलने वाला जो टॉपिक है वहां से संबंधित है कुछ हद तक। तो एपेटाइट जो होता है वह फॉस्फेट से संबंधित है, यानी कि आपको बात किसकी करनी है? यहां पर फॉस्फोरस की करनी है। और नाइट्रोजन फैमिली में यदि हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पहले 4 की तो घटती है, तो NPASSB इसी क्रम में घटता है, यानी कि इनमें से जो सेकंड हाईएस्ट होगा वह आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? 1012। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में एपेटाइट शब्द ऐसा दिया है, और ये बात तो आपको पता ही है कि रेगुलर ट्रेंड यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का दिखाई देता है। यह बात भी उस ट्रेंड वाली क्लास के अंदर दिखाई दी थी कि यहां रेगुलर ट्रेंड है, अच्छी बात है। पर क्योंकि रेगुलर ट्रेंड है तो फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फेट है, इसका मतलब फॉस्फोरस से कनेक्टेड है ना। तो एपेटाइट फैमिली का मतलब फॉस्फेट कंपाउंड्स को बोलते हैं, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मतलब सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कितना अच्छा सवाल इसे कहा जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल मुझे ये लगा है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बढ़िया कनेक्ट किया गया है चीजों को। तो इसका आंसर जो है वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, किलो जूल पर मोल में सारी वैल्यूज है। अगला 14वें वर्ग का प्रश्न आया, न्यूनतम मेल्टिंग पॉइंट वाले तत्व हेतु Z कितना होता है? तो अभी हमने इस बारे में चर्चा की कि भाई साहब ये ट्रेंड जो है वो बहुत उपयोगी है। यहाँ PB और उसके बाद कौन होता है? SN होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN/Pb। तो यहां पर PB लास्ट में नहीं होता बल्कि SN होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये बात आपको जाननी पड़ेगी, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। और एटॉमिक नंबर ऑफ SN कितना होता है ये बात भी पता हो कि 50 होता है, सबको मालूम है। पर PB से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां 82 भी गिवन है। तो इस फैक्ट पर कि PB एबनॉर्मल हो जाता है SN से, 2 क्वेश्चन देख लिया हमने, ठीक है। तो ये आसान सवाल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर यदि आप PB वाले पर आकर्षित हो जाएंगे तो फिर गलती होने की गुंजाइश है। वैसे ये प्रश्न आपने कर लिया होगा, या कि ऐसा आएगा तो आप कर लेंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं।
यस बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो कि पी ब्लॉक से संबंधित थे। ये विशेष सूचना है, अभी बहुत अच्छा ये एक ऑफर आपको मिला हुआ है 23 से 26 फरवरी तक 90% तक डिस्काउंट है। और आपने देखा कि आज के जो प्रश्न है वो यहां पर जो भी आपको मिला है, इस चैनल पर जो भी आपको मिला है उससे ही को रिलेटेड है, उससे ही संबंधित है। तो यदि अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। इस तरह के वीडियो में और आपके सामने लाता रहूंगा जिसमें अलग अलग टॉपिक से हमने यह डिस्कशन किया गया होगा कि भाई जेईई मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, क्योंकि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर से संबंधित क्वेश्चन थे, तो जरूर इनको आपको देखना चाहिए। उम्मीद है ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।